वेलकम टू फन एंड फिजिक्स डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं गुजसेट का 2021 का फिजिक्स का पेपर और हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको भी प्रॉपरली समझने की ट्राई करेंगे, जिससे कि ऐसे दूसरे क्वेश्चंस भी आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओ। तो हम यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। LCR series circuit, inductor, resistance and capacitance are given. What is frequency at source at which resonance occurs? तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें दी है। सबसे पहले बोला है उन्होंने LCR AC सर्किट। LCR सर्किट जो होती है वो हमें चैप्टर नंबर 7 AC करंट वाले टॉपिक में मिलती है। तो पहले तो LCR सीरीज का मतलब क्या होता है, जिसमें एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड होने चाहिए और इसके साथ हमें जो सोर्स अटैच करना है वो है एक एसी सोर्स। तो ये एसी सोर्स हो गया। हमें क्वेश्चन में कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है। रेजिस्टेंस इज गिवन 3 ओम, इंडक्टर इज गिवन 25 into 10 power minus 3 Henry and capacitance is given 62.5 into 10 power minus 6 Farad। ये हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी। हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है और वो भी कब कैलकुलेट करना है, तो व्हेन रेजोनेंस अकर्स। नाउ सबसे पहले तो रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस का मतलब सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मैक्सिमाइज होनी चाहिए और वो कब पॉसिबल है, जब इसका इंपीडेंस मतलब एसी का रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाए। और वो तब पॉसिबल होता है जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। तो यहां पर एक्सएल की और एक्सी की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाती है और इमेजिनरी पार्ट इंपीडेंस का रिमूव हो जाता है। तो इसके लिए अगर हम कंडीशन लिखें तो XL मस्ट बी इक्वल टू XC। दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस वन इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। सो ओमेगा शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। तो पहले हम ओमेगा निकाल देते हैं, वहां से हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट L is given 25 into 10 power minus 3, C is given 62.5 10 power minus 6। अब रूट निकालने के लिए हमें ये दोनों पावर का एडिशन जो है वो इवन नंबर में चाहिए। तो हम ये पॉइंट को 625 लिख के यहां पर 7 बना देते हैं। -3 -7 -10 हो जाएगा, उसका रूट करेंगे तो -5 पावर। सो ऊपर आ जाएगा 10⁵ डिवाइड बाय 25 का रूट करेंगे तो 5 मिलेगा, 625 का रूट करेंगे तो 25 मिलेगा। ये हमें वैल्यू मिली 2 पाई f की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो 2 पाई f इज इक्वल टू, यहां पर 100 इंटू 10 पावर 3 हम कर देते हैं 25 इंटू 5, ये कैंसल करेंगे तो ऊपर 4 मिल जाएगा। तो अब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू, यहां पर हमारे पास नंबर 1000 है, ऊपर ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में 4 है और डिवीजन में 5 है। सो 5 इंटू 2 10, ये कैंसल हो गया। तो 400 डिवाइड बाय 3.14, 4 डिवाइड बाय 3 करोगे तो रफली 1.3 के अराउंड आंसर आएगा और उसके पीछे 100 है, इसलिए 130 के अराउंड का आंसर बनेगा, जो हमें यहां पर 127.39 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो फॉर अ सीरीज LCR सर्किट, इंडक्टर इज 2, कैपेसिटर इज 18 माइक्रोफेराड, रेजिस्टेंस इज 10 ओम, एंड व्हाट इज द
क्यू फैक्टर ऑफ दिस सर्किट, हमें इस सर्किट के क्यू फैक्टर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो क्यू फैक्टर क्या होता है हम उसकी बात कर लेते हैं। क्यू फैक्टर वर्ड का मतलब है क्वालिटी फैक्टर। क्यू फैक्टर इज बेसिकली क्वालिटी फैक्टर। नाउ किसकी क्वालिटी? तो यहां पर हम जो एसी सिग्नल सेंड कर रहे हैं उसमें हमें करंट की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, जो जनरली होता है रेजोनेंस के टाइम पर। तो अगर हम सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है वो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को नियरली इक्वल कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो रेजोनेंस कर्व है उसकी शार्पनेस बढ़ जाती है और उससे सिग्नल की क्वालिटी जो है वो हमें बेस्ट मिलती है। अब एक्चुअली देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। तीनों की वैल्यू हमें दी हुई है। सो 1/r is 10, root L is given 2 and C is 18 into 10 power minus 6। ये कैंसिल करेंगे, यहां पर 9 आ जाएगा। सो 1/10 इंटू 10 पावर माइनस 6 का रूट होगा 10 पावर माइनस 3, ऊपर ले लेते हैं वो 10 पावर 3 हो जाएगा। डिवाइड बाय 9 का रूट करेंगे तो 3 हमें मिलेगा। सो 100 डिवाइड बाय 3 33.33, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और क्यू फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी। चलो अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो व्हाट इज द रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ एफएम। हमें यहां पर रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की बात की है। तो जब भी आप लोगों को कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये हुआ चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसमें हमें एफएम यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हुआ। तो हम रेडियो वेव की सारी फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचते हैं, ऑप्शन वाइज जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है? 500 किलोहर्ट्ज, यहां पर किलो 10⁻³ हर्ट्ज दिया है, अप टू 1000 मेगाहर्ट्ज, मेगा मतलब 10⁻⁶। तो ये बहुत बड़ा बैंड है। इस पर्टिकुलर बैंड में रेडियो और टीवी दोनों के पूरे स्पेक्ट्रम कवर हो जाते हैं। हमें सिर्फ एफएम चाहिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो ये आंसर नहीं बनेगा। अब ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 54 मेगाहर्ट्ज, अगेन मेगाहर्ट्ज में दिया है 2 890 मेगाहर्ट्ज, ये भी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। इतना बड़ा स्पेक्ट्रम जनरली टेलीविजन के लिए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वहां पर हमें ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल को साइमल्टेनियसली सेंड करना होता है, जिसमें वीडियो को ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये स्पेसिफिकली यूज किया जाता है डिफरेंट टीवी चैनल के लिए। थर्ड वन 530 किलोहर्ट्ज टू 1710 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज मतलब ये लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज है। लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज जनरली यूज की जाती है रेडियो के लिए, लेकिन ये जो रेडियो वेव है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है, एएम रेडियो वेव है। हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड चाहिए, एफएम। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो बैंड जो होता है वो 88 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होके 108 मेगाहर्ट्ज है, जिसमें फिर डिफरेंट रेडियो चैनल जैसे रेड एफएम है, रेडियो मिर्ची है, माय एफएम है, ये सब इसके अंदर कवर हो जाती है। तो हमारा आंसर बनेगा, हमें रेडियो चाहिए और वो भी एफएम वाला चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रेडियो मिर्ची, तो वो 98.3 एफएम बोला जाता है। ये 98.3 जो है वो एक्चुअली वैल्यू मेगाहर्ट्ज में है और ये उसकी कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज, हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू प्रोवाइड की है 25 मेगाहर्ट्ज, ट्रैवल्स इन अ फ्री स्पेस।
यहां पर वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, मतलब कि वैक्यूम में। वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड एलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन जो है वो एलोंग एक्स एक्सिस हमें दी है। एट पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 2.1 इंटू 10⁻⁻8 कैरेट के। मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो जेड एक्सिस पर ऑसिलेट कर रहा है। अब ये एक्स एक्सिस पर प्रोपोगेशन हो रहा है, जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि वाई एक्सिस पर। अब ऑप्शन में देखोगे तो सारे हमें वाई एक्सिस के ही ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए डायरेक्शन से तो आंसर डिफिकल्ट है, हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अब फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? तो E/B इज इक्वल टू C। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की जो मैक्सिमम होता है उसका रेशियो निकालोगे तो स्पीड ऑफ लाइट बनेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो B इंटू C बनेगा। B की वैल्यू हमें दी है, सिर्फ वैल्यू लिखे तो वो है 2.1 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई बाय लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10⁻8। पावर कैंसिल हो गया, 2.1 इंटू 3 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 6.3। तो हमारा आंसर बनेगा 6.3 वोल्ट पर मीटर। सेकंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में अ ग्लास प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू is placed in air for that angle of minimum deviation is same as angle of prism. What is the value of angle of prism? हमें क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रिज्म ए फाइंड करना है और कंडीशन क्या प्रोवाइड की है? तो मिनिमम डेविएशन एंगल जो होता है डेल्टा मिनिमम, वो और ए, ये दोनों की वैल्यू इक्वल दी हुई है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन प्रिज्म के रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन की बात की है, इसका मतलब कि ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हुआ। तो सबसे पहले तो हम यहां पर एक प्रिज्म के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। यहां पर प्रिज्म एंगल क्या बनेगा? तो ये हमारा प्रिज्म एंगल है। लाइट को सपोज हमने इंसिडेंट करवाया हुआ है आई जितने एंगल पर। लाइट यहां से बेंड करती है, फर्स्ट टाइम जो रिफ्रैक्ट करेगी रेयरर में से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, ये इसका फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंगल R1 हुआ। फिर लाइट डेंसर में से रेयरर में एंटर करती है, वापस बेंड करती है, ये उसका एमर्जेंट एंगल बनता है E, एंड सेकंड रिफ्रैक्शन एंगल इज दिस वन विच इज R2। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? तो सबसे पहले तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट अपना ओरिजिनल ये वाला पाथ फॉलो करती, ऐसे जाती, तो ये उसका लाइट का ओरिजिनल पाथ बना। लेकिन बीच में प्रिज्म रखा था इसलिए लाइट बेंड होके ऐसे आ गई। तो ओरिजिनल लाइट और एक्चुअली जो बाहर निकल के आई है लाइट, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करें तो ये जो सेगमेंट हमें मिलता है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमें फाइंड करना है मिनिमम डेविएशन एंगल। तो कंडीशन क्या होती है फॉर मिनिमम डेविएशन? मिनिमम डेविएशन के लिए सबसे पहले तो यहां पर R1 की वैल्यू, रिफ्रैक्शन एंगल 1, रिफ्रैक्शन एंगल 2, ये दोनों की वैल्यू इक्वल होती है और वो प्रिज्म एंगल का डिवाइड बाय 2 होती है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है इंसिडेंट एंगल विथ नॉर्मल इज इक्वल टू इट्स एमर्जेंट एंगल विथ द नॉर्मल। अब इस क्वेश्चन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड किया हुआ है म्यू। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेल्टा मिनिमम और ए, ये तीनों को कोरिलेट करें तो हमारे पास इसका फॉर्मूला अवेलेबल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू
साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइड बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। यहां पर डेल्टा मिनिमम ए दोनों सेम है, इसलिए डेल्टा मिनिमम की जगह पर ए लिख देते हैं। तो एन हो गया म्यू इज इक्वल टू साइन, यहां पर ए यहां पर भी ए, 2a अपॉन 2 वो हो गया ए, अपॉन आएगा साइन ए बाय 2। नीचे जितना भी एंगल दिया है ऊपर उससे डबल एंगल दिया है, तो ऐसे केस में हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो अगर यहां पर हम फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करें तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 बनेगा अपॉन साइन ए बाई 2। सो साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसल, म्यू ये 2 को डिवीजन में ले जाओ, म्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। सो कॉस को हटाने के लिए यहां पर कॉस इनवर्स ले लेते हैं। सो a बाई 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स फंक्शन म्यू अपॉन 2 आएगा। सो a इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स म्यू अपॉन 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन भी रे ऑप्टिक्स के रिलेटेड ही है। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसिस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस? हमें ये मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है जिसको हम N2 से डिनोट करते हैं। एक्सपेरिमेंट एयर में है, ऐसा कंसीडर करके यहां पर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेंगे 1 जितना। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस दिया है, पहला कर्वेचर अगर हम ये साइड का कंसीडर करें तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव रहेगी। सेकंड कर्वेचर हम ये साइड पर लेते हैं तो इसका सेंटर लेफ्ट साइड पर बनेगा, और अगर सेंटर लेफ्ट साइड पर है तो उसकी रेडियस कर्वेचर हमें नेगेटिव में लेनी पड़ेगी। और ऑलवेज कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। अब फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तीनों को कोरिलेट करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू N21 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। सबकी वैल्यू पुटअप कर दो। सो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, मीडियम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है, अपॉन N1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ले लेते हैं, माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 इज 10 माइनस 1 अपॉन R2 इज माइनस 15। सो 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू N2 माइनस 1, यहां पर माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगी, एलसीएम लेंगे तो 30 का एलसीएम बनेगा, यहां पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5 अपॉन 30 हो गया। सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू है 12, N2 माइनस 1 ब्रैकेट में 5 अपॉन 30, ये कैंसल आउट करेंगे तो यहां पर 6 आएगा, 6 को ये 12 से कैंसल आउट करेंगे तो यहां पर 2 आएगा। सो N2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 विच इज 0.5। सो N2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5 विच इज 1.5। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिली 1.5। सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। और वैसे भी ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली 1.45 से लेके 1.55 डिपेंडिंग अपॉन द ग्लास वो होता है, इसलिए हम ये वैल्यू को डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन भी रे ऑप्टिक्स का है। फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ड्यू टू
combination of two convex lens in contact and having focal length 30 सेंटीमीटर each। तो इस बार हमें दो कॉन्वेक्स लेंस दिए हैं, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा हुआ है, दोनों की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड करना है ये दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का मतलब क्या हुआ, तो ये दोनों लेंस मिलकर लाइट को जहां पर या जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं उसी पॉइंट पर लाइट को कन्वर्ज करने वाला अगर हम एक लेंस सोचे तो वो लेंस की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए ये हमें फाइंड करना है। तो मान लो कि हम एक लाइट को पैरेलली इंसिडेंट करवाते हैं, यहां पर लाइट दो कन्वर्जिंग लेंस में से पास हो रही है, लाइट कन्वर्जिंग लेंस में जाएगी तो वहां से कन्वर्ज होगी, सेकंड टाइम फिर से लाइट दूसरे लेंस में से कन्वर्ज होगी और फाइनली वो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पर इंसिडेंट होगी। तो ये हमारा फोकल इक्विवेलेंट बनेगा। अब ऐसा सोचते हैं कि अगर ये दोनों की जगह पर हमने एक लेंस यूज कर लिया होता और फिर वही लाइट को पैरेलली इंसिडेंट करवाया होता, सपोज इसको F इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं, तो वो उसी पॉइंट पर लाइट को कन्वर्ज करना चाहिए, ये उसकी फोकल लेंथ बनेगी इक्विवेलेंट, रिजल्टेंट फोकल लेंथ। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 व्हेन थिन लेंस आर इन कॉन्टेक्ट। तो वैल्यू पुट अप कर देते हैं, 1/30 प्लस 1/30, दिस इज 2/30। सो f इक्विवेलेंट करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा विच इज 15 सेंटीमीटर और आंसर पॉजिटिव यानी कि कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए ऑप्शन। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू हाइट 16 सेंटीमीटर। हमें एक टैंक दिए, वाटर फिलअप किया है अप टू 16 सेंटीमीटर। फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ नीडल लेइंग एट द बॉटम ऑफ टैंक। हमें टैंक के बॉटम पर एक नीडल दी है, मतलब हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है विच इज इन डेंसर मीडियम, वो वाटर के अंदर है। हमें उसकी एपरेंट डेप्थ फाइंड करनी है विच इज मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप, मतलब हम उसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहां पर ऑब्जर्वर जो है वो हमें रेयर मीडियम में यानी कि एयर में दिया है और एयर के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर कर सकते हैं 1। तो पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा कि उसकी ओरिजिनल जो पोजीशन है वो और उसके एपरेंट पोजीशन डिफरेंट क्यों लगती है। तो हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम मान लो कि स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हैं और स्विमिंग पूल में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसकी जो डेप्थ लगती है वो उसकी एक्चुअल डेप्थ से कम दिखाई देती है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो अगर कोई लाइट का रे स्ट्रेट जाएगा परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस तो वो स्ट्रेट निकल जाएगा, लेकिन जो लाइट यहां से पर्टिकुलर एंगल पर जाती है वो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो एट इंटरफेस वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है और ये लाइट बेंड होके फिर ऑब्जर्वर तक पहुंचती है। अब हम लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसका मतलब कि ये लाइट जो है वो यहां से निकल के नहीं आई है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में, इसका मतलब ये पॉइंट से निकल के आई है। तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनती है और इसलिए एपरेंट डेप्थ मेजर करेंगे तो ये इसकी एपरेंट डेप्थ बनेगी एच डैश, जिसे हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो अगर हम एच डैश अपॉन एच लिखे तो एन रेरर, यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर रेरर मीडियम में है, तो फॉर्मूला बनेगा एन रेरर अपॉन एन डेंसर। एच डैश हमें कैलकुलेट करना है, एच की वैल्यू प्रोवाइड की है 16 इज इक्वल टू एन रेरर बनेगा 1 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 4/3। सो एच डैश इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 3/4,
सो दिस विल बी 12 सेंटीमीटर। तो इसकी एपेरेंट डेप्थ हमें 12 सेंटीमीटर मिलेगी। और अगर बाय चांस ऐसा पूछे कि कितना ऊपर हुआ, रेज्ड बाय व्हाट हाइट, तो 16 माइनस 12 कर दो, 4 सेंटीमीटर का रेज्ड हुआ। तो हमें यहां पर एपेरेंट डेप्थ फाइंड करनी थी, आंसर बनेगा 12 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच ray optics is good approximation for an aperture of 5 mm and light having wavelength 500 nanometer. So 5 into 10 power minus 7 meter, which is actually visible light. अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। यहां पर हमें दिया है रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन, मतलब ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नहीं है, रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन है, ऐसी कंडीशन दी है। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? तो रे ऑप्टिक्स में हम कंसीडर करते हैं कि लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जबकि एक्चुअली अगर हम देखें तो जब लाइट कोई भी एपर्चर में से पास होती है तो जो सेंट्रल रीजन है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट जाएगा, लेकिन जो लाइट उसकी एजिस के साथ कोलाइड करके निकलती है वो लाइट अपने पाथ से स्लाइटली डेविएट हो जाती है, और ये कंडीशन को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन होना। तो लाइट का वेव नेचर जब भी हम कंसीडर करते हैं तो उससे कभी भी हमें एक शार्प इमेज नहीं मिलेगी, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेगी, वो स्लाइटली बेंड हो जाएगी। तो हमें बोला है कि हम कब तक ऐसा कंसीडर करें कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और ये अप्रोक्सीमेशन हमारे लिए सफिशिएंट है। तो सपोज यहां पर हमने फिगर में देखा कि लाइट स्ट्रेट आने के बाद जब ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो वो स्लाइटली डेविएट हो जाती है। हमने यहां पर स्क्रीन रखी हुई है, लाइट इतने रीजन में स्प्रेड हुई है, ये रीजन इसकी कंपैरिजन में अगर ज्यादा नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हमें ये वाले डिस्टेंस की जरूरत है, इसको फ्रेंसल डिस्टेंस बोला जाता है। अगर हम स्क्रीन यहां से दूर ले जाते हैं तो लाइट का स्प्रेड बढ़ता जाएगा और उस केस में इमेज बहुत ज्यादा स्प्रेडेड हो जाएगी और फिर हम नहीं बोल सकते हैं कि यहां पर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फ्रेंसल डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फ्रेंसल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एपर्चर एंड स्क्रीन, ZL इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एपर्चर की जो भी साइज होती है उसका स्क्वायर, डिवाइड बाय हमने जो लाइट यूज की है उसकी वेवलेंथ। तो यहां पर 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 उसका स्क्वायर है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन दिस इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 7, एक 5 कैंसल, 5 इंटू ये माइनस 6 पावर है, माइनस 7 पावर है, तो 10⁻1 पावर बाकी रहेगा। इसका मतलब आंसर हमें मिलेगा अप टू 50 मीटर। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि लाइट का ज्यादा डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, लाइट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 50 मीटर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में a wavelength of light 500 nanometer is used in यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब इंटरफेरेंस का केस हुआ, वेव ऑप्टिक्स। तो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट दिया है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज गिवन 100 सेंटीमीटर। यहां पर हमने दो स्लिट रखी हुई है, स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं वो हमें 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर दिया हुआ है। स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 1 mm। दो सेकेंडरी सोर्स यानी कि दो स्लिट, ये सोर्स है जहां से लाइट निकलेगी और ये दोनों स्लिट है, वो दो स्लिट के बीच की गैप दिया हमें स्मॉल d 1 mm की। देन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज फॉर्मेशन कैसे होता है? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट फ्रॉम टू सेकेंडरी कोहेरेंट सोर्सेस। यहां पर S1 और S2 दो कोहेरेंट सोर्स बनेंगे, दोनों में से निकलने वाली लाइट जब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्क्रीन पर आके कोलाइड करेगी तो वहां पर फ्रिंज फॉर्मेशन मिलता है। कैसा फ्रिंज फॉर्मेशन होता है?
तो जो सेंटर रीजन है बिल्कुल इसके सामने वाला पार्ट, वहां पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी जिसको हम जीरोथ ब्राइट बोलेंगे। फिर उसके ऊपर एक रीजन आएगा जो डार्क होगा जिसको फर्स्ट डार्क बोलेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, ऐसे फ्रिंज फॉर्मेशन बनती जाएगी। ये फ्रिंज फॉर्मेशन ऊपर की और नीचे की दोनों साइड पर फॉर्म होती है। क्वेश्चन में हमें उन्होंने थर्ड और फिफ्थ ब्राइट के बीच की गैप पूछी है। ये फिफ्थ ब्राइट हुई, ये थर्ड ब्राइट हुई, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है डेल्टा एक्स। अब हमारे पास दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, और ये फॉर्मूला है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब यहां पर थर्ड ब्राइट से लेके फिफ्थ ब्राइट तक जाएंगे तो बीच में एक फ्रिंज आएगी फोर्थ ब्राइट की, तो पहले हमें 3 से 4 एक फ्रिंज क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर 4 से 5 एक और फ्रिंज क्रॉस करनी पड़ेगी। तो यहां पर टोटल जो डेल्टा एक्स बनेगा वो दो फ्रिंजेस के बीच की गैप बनेगी, यानी कि 2 इंटू एक्स बार। एक्स बार हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है विच इज डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस। So this is 2 into lambda capital D by small d. So 2 into value of lambda is 5 into 10 power minus 7 into capital D is given 1 meter upon small d is given 1 mm 10 power minus 3. So this is 10 into power minus 4. So 10 power minus 3, इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 1 millimeter. So option A is correct answer.